आप सबका स्वागत है सरस्वती एकेडमी में। कल मैंने जो फर्स्ट यूनिट थी आपकी, तो फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। सिलेबस बता देता हूँ। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, दिख रही होगी वो। देखो, फर्स्ट यूनिट में मैंने प्रकृतिवादी आपको पढ़ा दे चुका हूँ, व्यवहारवादी, आदर्शवादी और यथार्थवादी। इनके कॉन्सेप्ट क्या है, इनके दृष्टिकोण क्या है, उसके आधार पे आपके क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू के। केवल आपको अगर दृष्टिकोण भी इनका पता है या इनके कॉन्सेप्ट भी पता है तो आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे। वैसे मैंने एक टॉपिक टेस्ट आपको अपलोड किया है, इन्हीं चारों का एक 100 क्वेश्चनों का टॉपिक टेस्ट मैंने अपलोड किया है। और एक दो दिन आज या कल में मैं जो ये थिंकर्स आपको पढ़ाए हैं इनका भी एक टॉपिक टेस्ट मैं क्या करूँगा, अपलोड करूँगा। इसके अलावा शिक्षा की अवधारणा, परीक्षण शिक्षण, शिक्षण की चुनौतियां, उत्कर्ष, शिक्षिता, समाज शिक्षा और समाजशास्त्र, इसका भी एक 100 क्वेश्चनों का टॉपिक टेस्ट में इंक्लूड करूँ। ठीक है। अब इसमें एक छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे भावात्मक क्या है, ठीक है, सामाजिकरण, एकीकरण में शिक्षकों की भूमिका क्या होती है। तो ये टीचिंग वाले चैप्टर में वैसे पढ़ा चुका हूँ, मगर इनके जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको टॉपिक टेस्ट में इंक्लूड करूंगा। ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसको मैं पढ़ाऊंगा बाद में। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपके कुछ शब्द हैं, जैसे स्वतंत्रता है, न्याय है, समानता है, बंधुत्व है, धर्मनिरपेक्ष है, काफ़ी शब्द हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा शिक्षा का वैश्वीकरण कैसा, वैश्वीकरण क्या होता है, शिक्षा का निजीकरण क्या होता है, शिक्षा में भौवीकरण क्या होता है, उदारीकरण क्या होता है, आधुनिकीकरण क्या होता है। ठीक है। शिक्षा और समाजशास्त्र में क्या कनेक्टिविटी है। तो एक छोटे टॉपिक है, ये मैं आपको कराऊंगा। ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक है, इनको मैं कराऊंगा। देखो, नोट्स तो मैंने इनके धारे के हैं, मगर इनको, ठीक है, ये मैंने आपको करा चुका हूँ। तो ये बचा हुआ है आपका एक, जो मैं बाद में कराऊंगा। बाल विकास में मैंने आपको बाल विकास पढ़ा चुका हूँ, व्यक्तित्व पढ़ा चुका हूँ, व्यक्तित्व बुद्धि पढ़ा चुका हूँ, सीखना, सतत व्यापकन, एडजस्टमेंट, मोटिवेशन। मोटिवेशन में जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य है या जो है उनका मैं टॉपिक टेस्ट आपको दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी है, इतना पढ़ने को, जैसे मार्गदर्शक है, नेतृत्व है, परामर्श है, इनका टॉपिक टेस्ट मैं आपको 100 क्वेश्चनों का दे दूंगा और कराऊंगा भी इनको भी। तो उसमें ये डिस्कस हो जाएगी। इसमें मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अप्रोच पढ़ा चुका हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ। आईसीटी नवाचार पढ़ा चुका हूँ, शिक्षण के मैं कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। आपकी एक क्लास जो रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया, वो मैं करा दूंगा। ठीक है। वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, इसे वो अपलोड नहीं हो पाई, मगर वो वैसे हो चुकी है, मगर रिकॉर्डिंग नहीं है, तो इसकी मैं क्लास लूँगा। ठीक है। शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया की बाकी मैंने सब पढ़ा रखा है। ठीक है। आईसीटी ये सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है। क्रियात्मक शोध। अब बचा है आपका ये कमीशन। ठीक है। तो इस हफ्ते ये कमीशन हम पढ़ाएंगे। ठीक है। पूरे हफ्ते ये कमीशन और जो छूटी हुई चीज़ें हैं उनको हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है। फिर मैं आपको बता दूंगा किन किन टॉपिकों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अभी भी बता रहा हूँ, जैसे ये है, इनको आप पढ़ लेना। इनका मैं एक टॉपिक टेस्ट 100 या 150 नंबर का इनका एक टॉपिक टेस्ट दे दूंगा इंपॉर्टेंट, जिसमें अगर अलग से टॉपिक टेस्ट में दूंगा आपको, नई शिक्षा नीति 2020 का अलग से टॉपिक टेस्ट दूंगा, 70-80 क्वेश्चन उसका दूंगा। इसके अलावा एनसीएफ 2005 और 2023 का टॉपिक टेस्ट अलग से दूंगा। बाकी जितने बचे उनका एक कंबाइंड टॉपिक टेस्ट आपको दूंगा।
कि टॉपिक टेस्ट से ये ऐसा होगा जो क्वेश्चन एमसीक्यू है उसके आधार पर इन क्वेश्चनों को, इन आयोगों को हम पढ़ सकते हैं और इनके क्वेश्चनों को पुट कर सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्यों इनमें था हमको इनके संगठन पढ़ना है, इनकी स्थापना पढ़ना है, क्यों इनकी इस स्थापना की गई है, इसके बारे में पढ़ना है। मगर एमसीक्यू किस प्रकार से आते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनमें तो शुरू करते हैं आज से। ठीक है, तो पहला हमारा है यूजीसी। ठीक है, यूजीसी पहला हमारा क्या है, यूजीसी है। तो यूजीसी में हमको क्या पढ़ना है, यूजीसी का गठन क्यों हुआ, क्या इसके कार्य है, क्या इसकी संरचना है, ये चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है। देखो यूजीसी, इसका जो लोगो है वो एक चक्र के रूप में है और जिसके नीचे लिखा है ज्ञान विज्ञान विमुक्ति, ये इसका स्लोगन है। क्या है स्लोगन है, ज्ञान विज्ञान और विमुक्ति, यूजीसी। ठीक है, ठीक है। यू का मतलब यूनिवर्सिटी, जी का मतलब ग्रांट और सी का मतलब कमीशन। ठीक है, तो क्या हुआ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। विश्वविद्यालय अनुदान, ग्रांट का मतलब अनुसार अनुदान और कमीशन। अनुदान का मतलब होता है, देखो कई बच्चों को अनुदान का मतलब नहीं है। अनुदान का मतलब है ऐसी चीज जो जैसे दान और अनुदान, अनु प्लस दान से बना हुआ है। दान जो हम देते हैं वो तो उसका प्रयोग किसी भी रूप में हो, उनसे दानकर्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर जब अनुदान दिया जाता है तो दानकर्ता ये पूछता है कि जो मैंने दान किया है वो किन चीज़ों में प्रयोग हुआ है। जैसे हम कहते हैं भारत सरकार इस योजना के लिए अनुदान देती है, तो भारत सरकार ने इतना पैसा दिया, मगर किसके लिए दिया, विकास कार्य के लिए, तो उसका ऑडिट भी करती है। ये होता है अनुदान। ठीक है, सबसे पहले इसकी संरचना में पढ़ते हैं। यूजीसी का जो पहला गठन हुआ था, गठन पहली बार 1945 में हुआ था, मगर अभी ये नहीं, 1945 में इसका गठन करने की बात की। ठीक है, स्वतंत्रता के पहले 1947 में इसका प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, अगस्त 1949 में यूजीसी का पुनः गठन करने की सिफारिश की गई थी। 1949 में विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा यूजीसी की गठन करने की बात की गई थी। 1952 में भारतीय सरकार के द्वारा फैसला किया गया कि विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली सभी अनुदान यूजीसी के द्वारा कंट्रोलिंग में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, यूजीसी की कंट्रोलिंग में होनी चाहिए। ठीक है, तो यूजीसी का जो गठन हुआ था पहले आजादी से पहले, तो 1945 में इसका गठन हो चुका था, मगर एक प्रकार से एक संस्था के रूप में विकसित नहीं हुई थी। बाद में जो यूजीसी बनाई गई उसको और अच्छा और पूर्ण रूप से संगठित रूप से पुनर्गठन करने की सिफारिश की गई थी। ये विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा की गई थी इसकी सिफारिश, और इस सिफारिश के अनुसार जब इसकी सिफारिश हुई तो इसका अब गठन तो हो चुका था, अब जो इसका पुनर्गठन है जो पेपर में डेट में आती है वो आती है 28 दिसंबर 1953। उस समय के जो मंत्री थे मौलाना अब्दुल आजाद, इनके द्वारा, आजाद के द्वारा यूजीसी का पुनर्गठन किया गया और इसको एक संगठन आयोग बनाया गया। वैसे तो कब बनाया गया था, 1945 में। कब बनाया गया था, 1945 में इसका गठन किया गया था। परंतु इसका जो स्वतंत्रता के बाद जो इसको गठन किया गया, पुनः गठन किया गया, वो किया गया 28 दिसंबर 1953 को। ये डेट पूछी जाती है। ठीक है, तो प्रकृति देखनी। दूसरी, इसको वैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय का मतलब क्या है, ये पॉलिटिकल भाषा है। तो वैधानिक निकाय का मतलब, एक पॉलिटिकल भाषा है वैधानिक निकाय। देखो आपके 3 प्रकार के संस्थाएं होती हैं, एक वैधानिक हो, एक संवैधानिक होती है, एक वैधानिक होती है, एक गैर संवैधानिक होती है, या गैर वैधानिक होती है। संवैधानिक ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है, किसी न किसी पार्ट या किसी न अनुच्छेद या किसी अनुच्छेद के पॉइंट में उनका उल्लेख किया गया, उनको संवैधानिक कहते हैं। वैधानिक
जिनका उल्लेख तो संविधान में है नहीं, मगर भारतीय संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके इस संगठन का गठन किया गया, तो उसको कहता है वैधानिक। और गैर संवैधानिक ना तो वो संसद के द्वारा बनाया गया है, ना ही संविधान में ऐड है, वो केवल सरकार की एक नीति के तहत, एक योजना के तहत उसका गठन किया गया, उसको कहता है गैर संवैधानिक। जैसे यूजीसी है, तो यूजीसी से पहले क्या थी, एक गैर वैधानिक थी, एक सरकार की एक योजना, एक नीति के तहत इसकी गठन किया गया था। मगर 1956 नवंबर 1956 में इसको एक प्रस्ताव के द्वारा इसको वैधानिक निकाय बनाया गया, किसको, यूजीसी को। क्लियर? देखो दो क्वेश्चन आए। अगर आते इसके जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में है। कहाँ है मुख्यालय? कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसके 6 क्षेत्रीय कार्य है। पहला है पुणे में, दूसरा है हैदराबाद में, तीसरा है बेंगलोर में, चौथा है कलकत्ता में, पांचवा है गुवाहाटी में और छठवां है भोपाल में। तो पूछे जाएगी कि यूजीसी के 6 क्षेत्रीय कार्य कौन कौन कहाँ है, तो पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, गुवाहाटी और भोपाल, इन 6 जगहों पर यूजीसी के क्या है, क्षेत्रीय कार्य है, याद रखना। ठीक है, और अच्छा समझाना है। देखो बढ़िया इसके तो देखो 1945 में इसका गठन किया गया था विश्वविद्यालय का। ठीक है, 1939 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। अगर पूछा जाए विश्वविद्यालय आयोग तो 1939 और केवल कहा गया कि यूजीसी का गठन 1945 में, 44-45 में। पुनः गठन औपचारिक रूप से इसका जो गठन किया गया था वो 28 दिसंबर 1953 में किया गया था। वैधानिक रूप से 1956 में इसको मान्यता मिली थी। ठीक है, ठीक है, ये याद रखना। अब आती है इसकी संरचना। देखो संरचना क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और केंद्र सरकार के द्वारा 10 सदस्यों का मनोनीत किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 10 सदस्य केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं यूजीसी में। इसमें यूजीसी में ठीक है, दिख रहा नहीं होगा, जैसे ये पिक्चर फटा हुआ आपके फोन में साफ दिखाई। तो यूजीसी की संरचना, अध्यक्ष का चयन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखना केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है इसके अध्यक्ष का। ठीक है, आगे इसके संरचना आप पढ़ लेना। ठीक है, अब इसके कार्य पढ़ते हैं। इसके जो कार्य होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटियों, जो आपके विश्वविद्यालय हैं उनके पाठ्यक्रम को निर्धारित करना है। ठीक है, उनमें जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो पीएचडी होल्डर है, उनके लिए योग्यताएं, उनके लिए एग्जाम कनेक्ट कराना है। ठीक है, उनके लिए एग्जाम करना है। ठीक है, इसके अलावा बीएड हुआ, बीएड कार्यक्रमों के लिए शिक्षक की आदरणीय, तो आपको पता ही है। इसके एक इसमें आता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है। तो यूजीसी का चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है, तो जो CBCS है, इसकी फुल फॉर्म है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसके तहत जो ग्रेजुएशन का पाठ्यक्रम है उसको न्यूनतम पाठ्यक्रम के द्वारा, माने उसका पाठ्यक्रम निर्धारित करना। तो इसको निर्धारित करने के लिए यूजीसी के द्वारा ये सिस्टम लागू किया गया, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो आपके ग्रेजुएशन के या स्नातक के जो भी सिलेबस है वो इसके तहत तैयार किए जाते हैं, इस शिक्षा प्रणाली के द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसमें प्रमुख विषय हैं, किस प्रकार से लेना चाहिए, तो सुविधाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये शिक्षक केंद्र से छात्र केंद्र तक शिक्षा है। छात्रों को
उतने क्रेडिट ले सकते हैं जितना वे सामना कर सकते हैं। छात्र अद्वितीय संयोजनों को मिलाकर क्रेडिट ले सकते हैं, उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र के साथ भौतिक, रसायन विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान। तो आप इसका मतलब समझ ही गए होंगे, जब आप ग्रेजुएशन में जाते हो, तो आपको सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है, ठीक है। मैथ्स, जब आप मैथ्स लोगे तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, या केमिस्ट्री नहीं लोगे तो स्टैटिस्टिक्स लेना पड़ेगा। ऐसे ही आपके हिंदी के साथ होता है, जो इंग्लिश वाले होते हैं तो कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है। तो उसी कॉम्बिनेशन सिस्टम को कहा जाता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। जो ग्रेजुएशन में है, तो ग्रेजुएशन में जो पाठ्यक्रम का चयन किया जाता है वो किस सिस्टम से किया जाता है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो देखो यूजीसी में और कुछ नहीं आएगा, तो यूजीसी में इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी ये तारीखें आपकी इंपॉर्टेंट है। गठन कब किया गया? 1945 में पहली बार इसका गठन किया गया। यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया? 1949 में इसका गठन किया गया, जिसके तहत इसको एक वैधानिक और एक पुनर्गठन की इसकी सिफारिश की गई। इसका पुनर्गठन कब किया गया, या इसका उद्घाटन पुनः कब किया गया? 28 दिसंबर 1953 को इसका पुनर्गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया? मौलाना अब्दुल आजाद के द्वारा इसका किया गया, ठीक है। इसको वैधानिक संस्था कब बनाएगी? नवंबर 1956 के द्वारा इसको वैधानिक निकाय बनाया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। 6 क्षेत्रीय कार्य कौन कौन से? महाराष्ट्र में पुणे, हैदराबाद, देखो पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, गुवाहाटी, भोपाल, ठीक है। और 1995 में साइंस के साथ इसके CSR भी जोड़ा गया। जो साइंस अन्वेषण होता है उसके साथ इसको CSR भी इसके साथ जोड़ा गया, समझ गए। यूजीसी का काम क्या है? यूनिवर्सिटियों के लिए अनुदान देना, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को निश्चित करना, जो विश्वविद्यालय होते हैं उनको पूर्ण तरह से उनका नियंत्रण विश्वविद्यालय आयोग, ये यूजीसी आयोग के द्वारा कंट्रोलिंग किया जाना होता है, ठीक है। पाठ्यक्रम निर्धारित करना है, शिक्षकों की परीक्षण कितने जो डिग्री कॉलेजों में जो शिक्षण के परीक्षण होते हैं, PhD उसका निर्धारण करना। इसके अलावा टीचरों की जो परीक्षण है उस पर भी आता है। तो बाकी इसमें कुछ आने वाला है नहीं आपका, ठीक है। दूसरा चलता है आपका जो आयोग है वो है CABE, सेंटर एडवाइजेशन बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द एजुकेशन। C का मतलब सेंटर, A का मतलब एडवाइजेशन, B का मतलब बोर्ड, E का मतलब एजुकेशन। देखो इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है पेपर में। और CAB की जो चर्चा हुई थी, तो जो मैंने पहली क्लास ली थी डेमो क्लास, या पिछले साल 2021 में भी इसका आपका एक सिलेबस में इसका जिक्र किया जाता है, वो किया जाता है NCF 2005। NCF 2005 की बनाने में इस संस्था की भी भूमिका थी। इस संस्था की भी एक भूमिका है। जो NCERT है उसका भी रिलेशन इस संस्था से होता है, उसका भी संबंध इस संस्था से होता है, ठीक है। तो फुल फॉर्म क्या है? सेंटर एडवाइजेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। एक प्रकार से ये केंद्रीय सलाहकार बोर्ड है। क्या ये? केंद्रीय सलाहकार बोर्ड है। अगर पूछा जाएगा CAB क्या है? एक शिक्षा के लिए सलाहकार बोर्ड बना रखा है भारत सरकार ने, ठीक है, समझ गए। तो ये सबसे पुरानी सरकारी संस्थाओं में से एक है जो केंद्र और राज्य सरकारों को शिक्षा से संबंधित सलाहें देती है। इसका गठन जो आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है, जो 1917-1919 में बना था, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, उसकी सलाह पर 1920 में इसका स्थापना की गई। 1920 में इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। लेकिन अर्थव्यवस्था के रूप में इसको, जो अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था के उपाय के रूप में इसे भंग भी किया गया। 1923 में इसको फिर भंग किया गया, ठीक है। फिर 1935 में इसको पुनर्गठन किया गया। 1935 में इसका पुनर्गठन किया गया और 1954 तक ये जारी रहा CAB का द्वारा, ठीक है। फिर आपकी 1986 में एक शिक्षा नीति होती है, उसमें भी इसको जारी करने की
बात की गई इस संस्था को। 1986 का जो संशोधित रूप है, जिसको हम शिक्षा नीति 1992 के द्वारा जानते हैं, 1992 के द्वारा जानते हैं, जो 1986 की क्या है, संशोधित नीति है। 1986 में जो भारतीय सरकार के द्वारा शिक्षा नीति लागू की गई थी, तो उसमें कुछ खामियां थी, उन खामियों को पूरा करने के लिए तो को 1992 में शिक्षा नीति, संशोधित शिक्षा नीति बनाई गई। उसमें इसको मान्यता दी गई, उसमें इसको क्या दी गई, मान्यता की गई, और कहा गया है कि पहले इसको भंग करो और फिर इसका पुनः क्या करो, गठन करो। तो 1920 में बनी, 1923 में इसका भंग, इसको, इस संस्था को भंग की गई। क्यों? देखो, ये कोई संवैधानिक वैधानिक नहीं है जो इसको भंग नहीं की जा सकती है। ये एक सरकार की नीति थी, कभी भी इसको हटा सकते हैं, कभी भी इसको ला सकते हैं। ठीक है, तो 1923 में इसको भंग की गई, फिर 1935 में इसका पुनर्गठन किया गया और 1994 तक ये चलती रही। फिर 1994 में इसको भंग किया गया। क्या किया गया? भंग किया गया। इसको ठीक है। फिर इसकी स्थापना की गई आपकी 2004, सितंबर 2004 को फिर से इसकी स्थापना की गई, इसकी CAB की। अगर पेपर में आएगा इसकी स्थापना कब की गई, तो आपका आंसर आना चाहिए सितंबर 2004 को इसकी क्या की गई, स्थापना की। ठीक है, इसी के तहत आपकी NCF 2005 भी बनाई गई। ठीक है, इस बोर्ड में जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसके अलावा कुछ सदस्यों को केंद्र सरकार मनोनीत भी करती है। किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तियों को, शिक्षा से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्तियों को मनोनीत भी करती है। ज्यादातर इसमें सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और इसके अलावा इसमें शिक्षा क्षेत्र के कुछ लोगों को मनोनीत भी करते हैं। ठीक है, तो CAB का मतलब समझ गए, एक सलाहकार बोर्ड है जो शिक्षा के उत्थान के लिए या शिक्षा के विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देती है। गठन की डेट आई तो आपकी डेट क्या आनी चाहिए, 2004 आनी चाहिए। सितंबर 2004 को इसका गठन किया गया। अगर इसका इतिहास की बात आ गई तो 1920 में इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय के आयोग की सिफारिश में इसका गठन किया गया, मगर 1923 में इसको भंग किया गया। फिर 1935 में इसका गठन किया गया, 1994 तक इसका गठन चलता रहा, वो दौर चलता। फिर 1994 में इसको भंग किया गया। फिर 2004 में इसकी जरूरत सोची गई और 2004 में इसका गठन किया गया, जो अभी तक है। ठीक है, अब इसका प्रमुख कार्य राज्य और केंद्र सरकार को शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में सलाह देना है। प्रमुख कार्य यही है। इसके अलावा भारत सरकार में शिक्षा से जुड़ी परियोजनाएं, जो योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम है, उसको लागू करने में इसका रोल होता है। इसके अलावा विदेशों से दान सुविधा प्रदान करने के लिए भी भारत सरकार ने इसको बनाया है। किस प्रकार से हम शिक्षा के लिए जो अनुदान मांगे जा सकते हैं उसको ला सके। ठीक है, याद रखना। देखो, भारत में अब जो विदेशों से पैसा आता है, काफी भारी मात्रा में पैसा आता है। अनुदान का मतलब मैंने आपको समझा ही चुका हूं। विकास कार्य के लिए जो धन लिया जाता है, जो दान लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, अनुदान कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब ये किन किन विषयों पे सरकार को सलाह देता है, CAB किन किन सलाह, देखो CAB का नाम ही है सलाहकार है। तो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षण जो विधेयक बना था, उस पर भी इसने सिफारिश की थी, इसने सलाह दी थी किस प्रकार से बनना है। बालिकाओं के शिक्षाओं पर ये सलाह देता है। सामान्य विद्यालय जो प्रणाली है उसको किस तरह से बेहतर बनाया जाए, इस पर सलाह देता है। प्राथमिक और उच्च संस्थाओं को स्वाभाविकता और स्वायत्तता देने के लिए भी ये बात करता है। स्कूली पाठ्यक्रम में संस्कृत शिक्षा का एकीकरण किस प्रकार से किया जाता है, इस पर भी सुझाव देता है। इसके अलावा शिक्षा के जो वित्तीय व्यवस्था है, वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार से ठीक किया जाए, इसके बारे में भी ये क्या कहते हैं, सुझाव देता है। केवल सुझाव देता है, क्या देता है, केवल सुझाव देता है, और कोई इसका कार्य नहीं होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अरे ये इसका नाम क्या है, सुझाव देना, शिक्षण प्रणाली को बेहतर करने के लिए सुझाव देना।
तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आएगी, CAB का फुल फॉर्म क्या है, तो CAB की फुल फॉर्म क्या है, देखो ज्यादा नहीं है इनमें, आपको लगभग 25-26 संगठन, आयोग और परिषद दे रखे हैं। कितने? 26। 5वीं यूनिट में मिनिमम आपको 25 और 26 क्या दे रखे हैं, आयोग, समिति, परिषद दे रखे हैं। तो 26 के 26 आयोग, सभी 26 के 26 परिषद जो टॉपिक दे रखे हैं उनसे 26 क्वेश्चन तो आ नहीं सकते। क्वेश्चन तो 30 है, केवल क्वेश्चन कितने 30 हैं, आयोग कितना दे दिया, 26 दे दिए। तो हमने इसके बेसिक पढ़ने हैं, प्रैक्टिस सेट करना है, बस उसी पे आधारित है। इनको विस्तार से पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। आने इनसे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। 25-26 आयोगों में से केवल 2-3 क्वेश्चन ही आपके आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आने वाले, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो नई शिक्षा नीति 2020 है, इसके अलावा NCF 2005 और 2023 है, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है। जो मैं इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट सुन लो। पहले मैंने कहा शिक्षा नीति 2020, जिसको आपने अच्छे से पढ़ना है, उससे एक क्वेश्चन लगभग फिक्स है, वो आना ही आना है। NCF से एक क्वेश्चन आना ही है, 2005 हो, 2023 हो, 2009 हो, एक क्वेश्चन आना ही है। इसके अलावा शिक्षा अधिकार अधिनियम से भी एक क्वेश्चन आना ही जरूरी है, 3 हुए। और बाकी जो आयोग हैं उनसे आ भी सकता है, नहीं आ भी सकता, ठीक है। फुल फॉर्म ज्यादातर पूछी जा सकती है, ये याद रखना। तो CAB का क्या है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, पहले याद रखना। फिर मैंने इसका गठन की पूरी हिस्ट्री बताई है। 1920 में इसका गठन स्थापना की गई थी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा। 1923 में इसको भंग की गई थी। फिर 1935 में इसका पुनर्गठन किया गया था, जो 1994 तक चला गया था। 1992 में इसको भंग करने की सिफारिश की गई थी। 1992 की शिक्षा नीति के तहत इसको भंग करने की सिफारिश की गई थी, तो 1994 में इसको भंग किया गया। फिर 2004 में इसका पुनर्गठन किया गया, 2004 में इसका पुनर्गठन किया गया, ठीक है। और तब से यह कंटिन्यू चल रहा है। इसका प्रमुख कार्य शिक्षा क्षेत्र में भारत सरकार और केंद्र सरकार को सलाहें देना है, इसका प्रमुख कार्य है। इसकी संरचना मैंने बताई है, ठीक है। इसका अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा, इसका अध्यक्ष, तो इसका अध्यक्ष जो शिक्षा मंत्री होता है, जिसको हम केंद्रीय मन मानव संसाधन मंत्री कहते हैं, वो होता है। उपाध्यक्ष राज्य मंत्री होता है, ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा इसमें 7 केंद्रीय मंत्री सदस्य और योजना आयोग, जो आप नीति आयोग बन चुका है, उसके सदस्य होते हैं। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से एक एक सदस्य इसमें होता है। ज्यादातर राज्यों के जो शिक्षा मंत्री होते हैं वो इसमें सदस्य के रूप में होते हैं, तो ये इसकी सदस्य के रूप में है। इसके अलावा संसद में जो सदस्य होते हैं निर्वाचित, तो 6 सदस्य लोकसभा से और 2 सदस्य राज्यसभा से इसमें होते हैं। माने 4 सदस्य लोकसभा से और 4 सदस्य लोकसभा से और 2 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। कुल 6 सदस्य इसमें नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा विभिन्न आयोगों से 15 सदस्य इसमें होते हैं। मनोनीत सदस्य 31 होते हैं। तो काफी बड़ा संगठन इसका होता है, जो भारत सरकार को शिक्षा संबंधित क्या देते हैं, सलाहें देती हैं। तो UGC क्या होती है, CAB क्या होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लेना मुझे बाद में, ठीक है। अगला जाता है, अगला है हमारा NCET। N का मतलब रैशनल, C का मतलब काउंसलिंग, T का मतलब टीचिंग और E का मतलब एजुकेशन। नेशनल काउंसलिंग ऑफ द टीचिंग एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा। इसकी स्थापना जो की गई थी, सबसे पहले इसकी स्थापना की जाती, देखो शिक्षा से संबंधित है तो अध्यापक से संबंधित है। तो अध्यापकों की किस प्रकार की भूमिका होनी चाहिए, किस प्रकार से उनका परीक्षण होना चाहिए, किस प्रकार से उनका सिलेक्शन होना चाहिए, किस प्रकार के उनके उत्तरदायी होना चाहिए, ये सब आपके NCET में विस्तारित रूप से दिया गया है। तो इसकी जो उत्पत्ति है, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ते हैं, किस प्रकार से ये उत्पत्ति इसकी हुई है। तो NCET 1995 में
राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत ये अस्तित्व में आया था। इस अधिनियम की धारा 17 में निम्नलिखित में कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक शिक्षा परिषद सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया के विकास और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी कि शिक्षक की तैयारी कार्यक्रम की पेशा करने वाले उच्च संस्थानों में इस खंड में अंतरित है। कुल मिला के ये एक वैधानिक संस्था है। क्यों? इसकी बात किसमें की गई है? कानून। तो कानूनी रूप में इसकी स्थापना की गई है, माने संसद में एक प्रस्ताव पास करके, और अधिनियम भी बताया गया 1993 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई। एनसीईआरटी 1995 में जो एनसीईआरटी है उसी के अंदर एक अधिनियम ऐड किया गया जिसको कहा गया राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत इसका गठन किया गया। ठीक है, इसका गठन किया गया। ठीक है, तो कैसी संस्था है? वैधानिक संस्था है। और इसका अगर डेट पूछी जाएगी तो 17 अगस्त 1995 को एक वैधानिक निकाय के रूप में इसकी गठन किया गया। एक वैधानिक रूप में इसका क्या किया गया? गठन किया गया। अधिनियम पूछा जाएगा तो 1993, याद रखना, कहीं अधिनियम पूछ दिया आपने 1995 में टिक मार गया। 1995 17 अगस्त 1995 को तो इसका गठन हुआ था, मगर कानून कब बना था? 1993 में। कानून कब बना था? 1993। तभी तो ये क्या है? एक वैधानिक निकाय है। क्या है? वैधानिक निकाय है। क्या है? वैधानिक निकाय है। अगर पूछा जाएगा एनसीएफ क्या है, तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद या एनसीईआरटी भारत द्वारा एक वैधानिक निकाय है। यह भारत में शिक्षक शिक्षा के अधिनियम और निगरानी के लिए एक स्वायत्त संस्था है, स्वतंत्र संस्था है। यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें उच्च शिक्षा संस्थान शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों के कार्यक्रमों की मान्यता की पूरी प्रक्रिया को बनाने का एक पोर्टल लॉन्च किया था। ठीक है, अब इसकी जैसे विस्तार से पढ़ते हैं। इसका जो संगठन है एनसीईटी है, फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन। ठीक है, 1993 के जैसे स्टेप 1993 लिखना, 1993 के एक्ट के तहत अगर डेट पूछी जाएगी 17 अगस्त 1995 में गठन किया गया। वर्क एजुकेशन मिनिस्ट्री के तहत आती है। ठीक है, सिपाहिश एजुकेशन कमीशन जो कोठारी आयोग था उसकी सिपाहिश पे इसको बनाया गया था। ठीक है, पहले 1973 में इसको बनाने की कोशिश की गई थी, तो उस समय इसको एक था अनाउंसमेंट किया गया था, मगर इसको कानूनी मान्यता 1993 में दी गई थी। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन आता है, देखो कंफ्यूज मत होना। कई बुकों में 1973 लिखा हो, कई बुकों में इसकी स्थापना 1973 लिखा हो। तो सरकार की एक नीति के तहत इसकी स्थापना 1973 में की गई थी, और इसकी सिफारिश किसने की थी? एजुकेशन कमिश्नर आयोग ने, जो कोठारी आयोग के नाम से हम जानते हैं, उसके द्वारा इसकी क्या की गई थी? सिफारिश की गई। क्या की गई थी? सिफारिश की गई। क्या की गई थी? सिफारिश की गई थी। किसके द्वारा? एजुकेशन कमिश्नर। मगर ये उतनी रूप से गठित नहीं हुआ। इसका पुनः प्रपोजल दिया गया और 1993 की एक्ट के तहत इसको एक वैधानिक संस्था के रूप में बदला गया, और इसका पुनर्गठन जो किया गया वो किया गया 17 अगस्त 1995 को एक वैधानिक संस्था के रूप में इसका पुनर्गठन किया। तो 1973 भी सही है, अगर स्टेबल डेट आएगी तो 1973 है, मैं वैधानिक संस्था के रूप में इसके डेट क्या आएगी? 17 अगस्त 1995। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर केवल इसकी स्थापना पूछी जाए तो 1973 आपका आंसर सही है, मगर अगर आगे से आएगा कि वैधानिक रूप से, तो इसका आंसर क्या होगा? 17 अगस्त 1995 होगा।
हेडक्वार्टर दिल्ली है, क्षेत्रीय कार्य बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर और जयपुर, 4 इसके क्षेत्रीय कार्य हैं। इसके चार क्या है, क्षेत्रीय कार्य हैं। और इसकी जो साइट है वह है NCT गवर्नमेंट इन वेबसाइट इंडेक्स, ये ठीक, ज़्यादा क्या ये याद रखना, NCT.government.in इसकी क्या है, वेबसाइट है, याद रखना। संस्था देखो, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसके 4 मैंने आपको बताए हैं इसके मुख्यालय हैं, ठीक है। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में भी आता है NRC, SRC, WRC और ERC, ठीक है। तो कभी कभी ये शॉर्ट फॉर्म में भी आते हैं, ठीक है। NCRT बंगलौर, SCRT भोपाल, WICT आपके भुवनेश्वर, EIC आपकी कहाँ है, जयपुर। और इन सब का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। एक वैज्ञानिक संस्था है, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर 3 उप सचिव होते हैं और एक क्षेत्रीय निदेशक इसके अंदर होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में जितने भी 4 समितियां हैं उन सब का एक क्षेत्रीय क्या होगी, निदेशक के रूप में होगा। और 3 उप सचिव होता है और एक क्या होता है, वाइस चेयरमैन होता है। अगर पूछा जाएगा इसकी जो संरचना होती है, देखो, एक सचिव होगा, एक उप सचिव होगा जिसको वाइस चेयरमैन कहते कहा जाएगा, माने एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, चारों क्षेत्रों के क्षेत्रीय निदेशक होंगे और NCT की 3 उप सचिव के रूप में इसके हो गए। ज्यादा नहीं करना आपने, केवल ये करना। देखो, एक अध्यक्ष होता है, 4 क्षेत्रों के अध्यक्ष अलग अलग होंगे, उनको वाइस पर्सन कहा जाएगा। उसके नीचे एक सचिव होगा, उसके नीचे भी 3 उप सचिव होंगे और प्रत्येक क्षेत्र के 6 निदेशक होंगे। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ अलग से। देखो, एक अध्यक्ष हो गए, 4 क्षेत्रों के अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष हो गया। इसके नीचे एक सचिव होगा, फिर इसके नीचे 4 उप सचिव होंगे, फिर इसके नीचे चारों क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्ष होंगे, क्षेत्रीय निदेशक। ये इसकी संरचना है, किसकी, NCT की संरचना। अब कार्य क्या है, ठीक है। देखो, ये फुल फॉर्म भी आ सकती है अगर ज्यादा टफ पेपर आएगा तो। देखो, ITEP की फुल फॉर्म इसका है एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम। ITEP एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम। NPST इसका होता है राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक। MMM राष्ट्रीय परामर्श मिशन। इनकी फुल फॉर्म भी याद करना है, याद रखना, फुल फॉर्म कभी पूछी जा सकती है। काम क्या होता है, तो NCT का काम क्या होता है, जो शिक्षक परीक्षण है उसके कार्यक्रमों को तैयार करना, जो ट्रेनिंग है उनके कार्यक्रमों को तैयार करना, शिक्षक शिक्षा का सर्वे करना, शिक्षक शिक्षा से संबंधित मामलों को केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देना, ठीक है। योग्यताएं निर्धारित करना, शिक्षकों की योग्यताएं किस प्रकार से हो और किस प्रकार से उनकी नियुक्ति की जाए। जैसे B.Ed के लिए, जैसे IT के लिए किस प्रकार से शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, CTET होना चाहिए, ये होना चाहिए, सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए, ये सब NCT के द्वारा किया जाता है, ठीक है। प्राइमरी स्कूल में D.Ed होना चाहिए, ये भी NCT के द्वारा किया जाता है। तो हम कहते हैं कि NCT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो जो कार्यक्रम होते हैं वो NCT के द्वारा तैयार किए जाते हैं, ठीक है, याद रखना। इसके द्वारा किए जाते हैं, NCT के द्वारा याद किए जाते हैं, ठीक है। बाकी आप पढ़ लेना इसमें, ठीक है।
महत्वपूर्ण क्यों है? देखो, शिक्षा के विनियमन के लिए, गुणवत्ता शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, व्यवसायीकरण करने के लिए, शिक्षा जो प्रोफेशनली जॉब है उसको किस प्रकार से विकसित किया जाए, मान्यताएं। और देखो, इसका मतलब होता है, देखो कई बच्चे इसका मतलब नहीं समझते, प्रयास, इसका मतलब होता है रद्द करना। किसी की मान्यता रद्द करने को प्रयास कहा जाता है। किसी भी स्कूल की एनसीईआरटी से की मान्यता रद्द करना, इसको अमान्यता देना, ये दोनों काम कौन करता है? एनसीटी करता है। संशोधन और नवाचार को बढ़ावा देना, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा नीति का विकास करना, वैश्विकता को मान्यता देना। तो ये किसका काम है? एनसीईटी का काम है। ठीक है, तो आप समझिए एनसीईटी में आपको पढ़ना क्या है? एक वैधानिक संस्था है। ठीक है, 1973 में इसका गठन किया गया था एजुकेशन आयोग के द्वारा, 1964 के द्वारा, मगर एक नीति के तहत किया गया था। ठीक है, इसको वैधानिक मान्यता 1993 में एक अधिनियम के तहत दिया गया था, जिसका वैधानिक रूप से इसका गठन 17 अगस्त 1995 में किया गया। मुख्यालय इसका दिल्ली है। इसके छात्र 4 क्षेत्रीय कार्य हैं, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर और जयपुर। ठीक है, इसकी जो संरचना है, एक अध्यक्ष होता है, चारों क्षेत्रों के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा उसके नीचे सचिव होते हैं, चारों क्षेत्रों के उप सचिव होते हैं। उसके नीचे चारों क्षेत्रों के निदेशक, क्षेत्रीय निदेशक होते हैं, याद रखना। ठीक है, कार्य मैंने आपको बता ही दिए। तो यूजीसी आपको याद होनी चाहिए। दूसरा बताया मैंने आपको CABD। ठीक है, और तीसरा बताया मैंने आपको NCET। तो ये 3 आयोग आपको बताए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आ भी सकते हैं। ठीक है, याद रखना। तो ये 3 आयोग आपको समझ में आ गए तो बता देना। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे भारतीय पुनर्वास परिषद, RCT इसका शॉर्ट फॉर्म है। RCT इसका फॉर्म है। इसका मतलब होता है भारतीय पुनर्निवास परिषद। ये, ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, RC इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। कल बताऊंगा मैं। RC इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, ये भी एक वैधानिक निकाय है और शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित एक परिषद है। ठीक है, इसका कार्य क्या है, इसकी स्थापना किस प्रकार से की गई है, ठीक है, ये कल की क्लास में मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी टाइम कितना है? चलो अभी बता देता हूँ टाइम है। RCT बता देता हूँ, टाइम है अभी। RCT भारतीय पुनर्वास परिषद, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, RCT भारतीय पुनः परिषद। संसद के द्वारा एक कानून, एक अधिनियम के तहत इसको की स्थापना की गई। इसको एक वैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इसके लिए इसकी स्थापना अगर पूछी जाएगी तो 1992 में भारतीय पुनः परिषद अधिनियम 1992 के तहत इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना की गई थी, RCT की स्थापना की गई थी। अगर इसकी हिस्ट्री में जाए तो हिस्ट्री इसकी बता देते हैं। इसकी जो एक संगठन के रूप में, एक संस्था के रूप में, एक परिषद के रूप में 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर देखो, 2 चीजें कंफ्यूजन नहीं होना, एक संस्था के रूप में, एक कानून के रूप में। संस्था के रूप में 1986 जैसे NCT थी, संस्था के रूप में 1773, और कानून के रूप में वैधानिक रूप से जब इसको स्वतंत्रता प्रदान की गई तो कब? 1995 में। ऐसे ही RCT की जो परिषद की स्थापना की गई थी 1986 में की गई थी, एक संस्था के रूप में। मगर संसद के द्वारा इसको जो वैधानिक मान्यता दी गई थी वो कब दी गई थी? 22 जून 1993 में को इसको मान्यता दी गई थी। तो किस अधिनियम के तहत? RCT अधिनियम 1992 के तहत 22 जून 1993 में इसको एक वैधानिक संस्था के रूप में इसको क्या दी गई थी? मान्यता दी गई थी, का गठन किया गया था। ठीक है, 2020 में इसका क्षेत्र और विकसित किया गया, इसमें संशोधन किया गया। इसमें भवन व विकलांग व्यक्तियों की प्रदान की जाने वाली सेवाएं हुई,
आपकी विनिमय में पाठ्यक्रम का मानकीकरण हुआ, पुनर्निवास और विशेष शिक्षा के क्षेत्रों में काम करने वाली सभी योग्य पेशावर कमियों का रजिस्टर रखना चालू किया गया। तो एक प्रकार से जो अधिनियम है वो विज्ञान व्यक्तियों की सेवा प्रदान करने वाले अपराध व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को निर्धारित करती है। एक संस्था के रूप में इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। देखो, भारतीय आईसीटी का प्राथमिक उद्देश्य पुनर्निवास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में देखो, आपका एक विशेष शिक्षा का बीएड भी होता है। बीएड एक विशेष शिक्षा के रूप में होता है, विशेष शिक्षा होता है बीएड में। आपने देखो कहीं के पीछे देखता है विशेष शिक्षा, हर कोई नहीं करता है। बीएड में एक कोर्स होता है, हम सामान्य बीएड करते हैं, मगर एक आपने देखो विशेष क्या है, विशेष बीएड। तो विशेष बीएड किसके लिए होता है, वो होता है जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनके लिए ज्यादातर वो चीजें होती हैं। तो देखो, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में पेशेवरों को के परीक्षण को बढ़ावा देना, विनियमित करना या विभिन्न पुनर्विकास कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों के लिए एक मानक निर्धारित करता है। इस कार्यक्रमों की पेशकश करने वाली संस्थाओं को मान्यता देना है, निर्धारित मानदंडों के साथ इनका अनुपालन करना होता है। आईसीटी एक केंद्रीय पुनर्निवास रजिस्टर भी रखता है, जो पुनर्निवास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों को एक व्यापक डेटाबेस होता है। यह पुनर्निवास मनोवैज्ञानिक, पुनर्निवास सामाजिक कार्यकर्ता, पुनर्निवास चिकित्सकों और विशेष शिक्षकों जैसे पेशेवरों को पंजीकृत और मान्यता प्राप्त करता है। पर इसमें यही क्वेश्चन आएगा, एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी, इसकी आईसीटी की एक फुल फॉर्म पूछी जाएगी, इसका गठन कब किया गया, इसको वैधानिक मान्यता क्या कब दी है, और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो प्रमुख उद्देश्य विशेष शिक्षा के क्षेत्र के जो पेशेवर हैं उनके परीक्षण को बढ़ावा देना और उनके विनिमय को करना, उनका रजिस्टर तैयार करना, डाटाबेस तैयार करना। ये मेन उनका क्या है, कार्य है, याद रखना। क्या है कार्य है, याद रखना, ठीक है। देखो अब इसके अंदर का कौन है, डिस्ट्रीब्यूटी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्कुलम एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेंटर रिप्रेजेंटेशन के क्षेत्र में काम करने वाले सभी, इन क्षेत्रों में काम करने वाले सभी पेशावर माने नौकरी पेशा, जो प्रोफेशनल है, पेशा वाले कर्मियों को रजिस्टर तैयार करना, ठीक है। अधिनियम में विकलांग व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने वाले अपराध व्यक्तियों के खिलाफ भी क्या करना है, दंड की प्रावधान किया गया है इसमें। प्रमुख कार्य देखो, सबसे पहले मान्यता रद्द करना। किसकी मान्यता रद्द करना, आईसीटी पुनर्निवास विशेष शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले संस्थाओं और संगठनों को मान्यता देना और निश्चित करना कि कार्यक्रम निर्धारित मानकों और निर्देशकों में पूरा किया जाए। माने जो ट्रेनिंग देते हैं, विशेष बीएड के जो स्कूल होते हैं या विद्यालय होते हैं, उनको मान्यता देना। अगर वो उस नियमों के खिलाफ जाते हैं तो उनको दंडात्मक कार्रवाई देनी है और उनकी मान्यता रद्द करनी है। इसके अलावा संगठनों को मान्यता देना, पंजीकरण करना, ठीक है, पाठ्य चर्चा का विषय करना, जो सर्कुलम है उसका विकास करना। परिषद विभिन्न पुनर्निवास और विशेष शिक्षा कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम को विकसित करता है और जो सुनिश्चित करता है कि पाठ्यक्रम विकलांग व्यक्तियों की उपलब्धि जरूरतों को के लिए व्यापक और प्रशासनिक हो, ठीक है। रिसर्च और डेवलपमेंट, ठीक है, एडवोकेट और अवेयरनेस, ये इसका काम होता है, ये मैंने आपको बता दिया। उद्देश्य क्या होता है, विकलांग व्यक्ति के पुनर्निवास के क्षेत्र में परीक्षण नीतियों और कार्यक्रमों का विनिमय। ये इंपॉर्टेंट, देखो ये हेडिंग ये आएगी आपकी, याद रखना। विकलांग व्यक्तियों के पुनर्निवास के क्षेत्र में परीक्षण नीति और कार्यक्रमों का विनिमय करना, ठीक है। PWDE से संबंधित पेशाओं के परीक्षण पाठ्यक्रम का मानवीकरण करना, ठीक है, ठीक है। आरसी देखो, उदाहरण के लिए जैसे आरसीसी व्यवसायिक चिकित्सा जैसे पेशेवरों के लिए जो परीक्षण पाठ्यक्रम होता है उसका निर्धारित करता है, क्या करता है, निर्धारित करता है। तो आरसीसी के अंतर्गत एक विशेष प्रकार का परीक्षण दिया जाता है जो विशेष प्रकार के क्षेत्र के लोगों के लिए दिया जाता है, याद रखना। नाम ही उसका है। लोक निर्माण विभाग PWD
के कर्मियों के विभिन्न क्षेत्रों में परीक्षण के लिए न्यूनतम मान्यता स्थापित करना, क्षेत्र में सभी परीक्षण कार्यक्रमों का मानकों का क्रियान्वित करना, ठीक है। लोक निर्माण विभाग के पुनर्निवास में विशेषज्ञों वाले विश्वविद्यालयों की मान्यता देना, तो ठीक है। पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देना, विकलांगता के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों का सहयोग करना, पुनर्निवास और विशेष शिक्षा में सतत शिक्षा को प्रोत्साहन देना, एक्सचेंज के आधार पर विदेशी डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स की मान्यता देना। तो ये इसके कार्यक्रम है, ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको इसकी फुल फॉर्म याद करनी है कि भारतीय पुनः परिषद क्या है। इसकी फुल फॉर्म ये लिमिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। किस प्रकार की संस्था है? एक वैधानिक संस्था है। स्थापना 1900 कब की गई थी? स्थापना इसकी 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। कानूनी रूप इसको कब दिया गया था? कानूनी रूप इसको 22 जून 1993 में इसको कानूनी रूप दिया गया। एक वैधानिक संस्था बनाई गई थी। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपका, मैंने कहा था इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? पुनर्निवास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं उनको प्रशिक्षण देना, उनका विनिमय करना, ये इसका प्रमुख कार्य है, ठीक है। विशेष क्षेत्र में, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में जो जैसे विकलांगों की शिक्षा देना, ठीक है, इस प्रकार के जो मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं उनको शिक्षा देना, उनका एक रजिस्टर तैयार करना, ये इसका मुख्य काम होता है। बाकी इसमें क्वेश्चन आने वाला है नहीं, ठीक है। तो आज हमने जो पढ़े हैं, एक तो हमने विश्वविद्यालय आयोग पढ़ा है, भारतीय पुनः आयोग पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, और NCET पढ़ा है। 4 आयोग हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। राष्ट्रीय अध्यापक परिषद हमने पढ़ चुके हैं, ये चीज़ें हमने पढ़ ली है। विश्वविद्यालय, NCERT, भारतीय पुनः, देखो इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आने वाला है नहीं, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी। इम्पोर्टेंट मैंने आपको कह दिया है। नई शिक्षा नीति 2020, NCF 2023, ठीक है, RTI 2009, ठीक है। इसके अलावा ये उत्तराखंड से संबंधित आ सकते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। KV नवोदय विद्यालय, इनकी केवल इनका सन पूछा जाता है, कब इनका गठन किया गया। 1968 से उतना क्वेश्चन आएगा नहीं, 1986 से आ सकता है, ठीक है। इसका अधिनियम पूछा जा सकता है। गुणोत्तर आयोग, कोठारी आयोग, ज्ञान आयोग, वर्मा आयोग, इनको हमने पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चन पेपरों में अक्सर रिपीटेड होते हैं, ठीक है। रमसा क्या है? समग्र शिक्षा है। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? और एक है समावेशी शिक्षा, समावेशी, इसको पढ़ना है। तो 3-4 क्वेश्चन इनमें से आने वाले हैं, ठीक है। आपको मैंने कहा है कि ज़्यादा आप बंधन मत कीजिए, मेन चीज़ जो आपके टॉपिक है उनको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। आपके केवल 30 मार्क्स का तो क्वेश्चन आने वाला है, देखो 30 क्वेश्चन तो कुल आने वाले हैं। और यूनिट है आपके पास 5, फर्स्ट यूनिट, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 5 यूनिट आपके पास टोटल है, और क्वेश्चन आने हैं 30, ठीक है। जिसमें से पहली यूनिट आपका दर्शन का है, दूसरी यूनिट आपकी बाल विकास है, तीसरा यूनिट आपका टीचिंग एसिड या एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, चौथा आपका टीचिंग है, शिक्षण है, और लास्ट आपका कमिश्नर, ये है। तो इसमें से जो देखो 2021 में केवल ये तीनों यूनिट थी, 2021 में केवल इन तीनों यूनिटों से आपके 30 क्वेश्चन आते थे, बाकी ये दोनों यूनिट नहीं थी। तो अब कितने आएंगे? लगभग इससे आपके 15 से 20 क्वेश्चन आ सकते हैं। दर्शन से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं। आयोगों से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? आपके 4 से 5 क्वेश्चन ही आ सकते हैं,
मीन यूनिट कौन है, ये है जो आने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन इसी में ज़्यादा है। आयोगों का आपका केवल फैक्ट आएंगे, पढ़ना है, क्वेश्चन करने हैं, टॉपिक टेस्ट करने हैं। बाकी कुछ भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। इस हफ्ते आपका ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। पीछे छोटे छोटे टॉपिक है उनको कंप्लीट कराएंगे। बाकी आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो आप इस अगले वीक से मुझे पर्सनली कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर इस टॉपिक को मैं समझ में नहीं आया, तो मैं फिर आपको टाइम देके आपसे वो डाउट क्लियर करा दूंगा। इतना मैं कर सकता हूँ आपके लिए। बाकी मैं टॉपिक टेस्ट भेज रहा हूँ, डेली टेस्ट भेज रहा हूँ आपको, ठीक है। नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। नोट्स लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, एक दो बचे हुए हैं छोटे छोटे, वो आज कल में कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत होती है किसी भी चीज़ में तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद जो रीजनिंग की क्लास हैं वो चलेगी अगले हफ्ते से, वो 4-5 टॉपिक है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो खेल से संबंधित है इनके मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। बाकी अगर किसी भी प्रकार से दिक्कत है आप मुझे पूछ सकते हो, इतना मैं कह सकता हूँ, ठीक है। इतनी आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। जितने पेपर चाहे वो मैं आपको दे सकता हूँ। प्रैक्टिस आप करना है, देखो आपने इस महीने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और अगले महीने रिविजन नहीं करना, केवल प्रैक्टिस सेट करना है, पेपर ही सॉल्व करने हैं। अगर आपको चाहे कि मेरे 50 में से 45 नंबर आ जाए, 50 में 50 आ जाए या 40 से ऊपर स्कोर हो, तो आपको केवल प्रैक्टिस सेट करना है फर्स्ट पेपर का जून के महीने। ऐसे आपको सब्जेक्ट में भी करना है। अगर आप चाहते हो कि मेरा अच्छा स्कोर हो तो इसी महीने आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, जितना भी है जो भी डाउट है इसी महीने क्लियर कीजिए। और अगले महीने केवल प्रैक्टिस सेट, जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट हैं वो कीजिए। अगर आपको डाउनलोड करना है तो मुझे बोले, अगले साल अगले महीने से मैं आपको डाउनलोड भी करा लें, जो आपका पीडीएफ है वो डाउनलोड भी हो जाएगा आपका पूरा, ठीक है। आप उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो या कुछ भी कर सकते हो अगले महीने, ठीक है। कोई भी दिक्कत है ऐप में मुझे पूछ, ठीक है।